एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट करी है सीरीज टॉपिक्स ऑन डिमांड और लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसका रिलेशन क्या होता है सेल पोटेंशियल के साथ में। हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आपको एक मैंने होमवर्क भी दिया था ये वाला क्वेश्चन, जिसने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा वो भी सोल्यूशन देख लेना। और जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। अब कोऑर्डिनेशन में आपने देखा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कंफ्यूजन कभी कभी ये होती है कि कौन से वाला फॉर्मूला कौन से वाले केस में यूज करना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड ना क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वहां पे चलेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, हमें गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर सल्फेट यानी Ag2SO4। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन और कितनी दे रखी है वैल्यू इतनी। हमारे पास KSP की वैल्यू है 1.0 into 10⁻⁻⁵। If the reduction potential of the half cell Ag plus electron changing to Ag is 0.80 volt, the standard reduction potential of the half cell, आपको इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन चेक करे थे लास्ट वाली वीडियो के, आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं ऑप्शन डी आया कैसे आपका। करेक्ट आंसर भी बोल रही हूँ मैं वापस से, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है और एक KSP गिवन है। आपको कुछ भी करके जो चीज़ गिवन है ना, एक तो ये KSP की वैल्यू गिवन है, एक साथ में ये गिवन है, इन दोनों को यूज करके बस ये वाली इक्वेशन बना दो, बाकी सारा काम मैं खुद से कर लूंगी। आप सिर्फ इतना वाला काम कर लो, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको नीड ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ना हमारे पास Ag है इस तरफ राइट साइड पर, इसको देखो ये राइट साइड पर है, इसको लिखो इक्वेशन को पहले, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग टू Ag। कितनी वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की 0.80 वोल्ट। अब ना इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 2 है, 2 इक्विवेलेंट्स, क्या करें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लगाया हमने 2, यहाँ पर ये और ये, ठीक है। क्या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आंसर इज नो, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ई नोट क्या होती है अपने पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ई नोट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती वैल्यू उसकी, तो उतनी सेम रहने वाली है। ओके, इसके बाद हमें चाहिए Ag2SO4 इस साइड पर और यहाँ पर चाहिए SO4 2-। ये कहाँ से लेकर आएंगे? ये यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से। किसका KSP गिवन है? ये Ag2SO4 का, सिल्वर सल्फेट। लिखते हैं इसको, Ag2SO4 है, इसको हम इस तरह से ब्रेक करवा सकते हैं, 2Ag प्लस SO4 2-। यही रहेगी इक्वेशन, यहीं से आएगा KSP की वैल्यू भी यहीं से आने वाली है ना। चलो बस काम खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। KSP गिवन है कितना 1 into 10⁻⁻⁵, वो हमने लिख दिया। एक काम करो, दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2Ag प्लस से क्या बचेगा? Ag2SO4 लिखो, Ag2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या मिलेगा यहाँ से 2Ag प्लस SO4 2-। क्या हमें यही इक्वेशन चाहिए थी? क्वेश्चन देखो, यही तो चाहिए था, मिल गया। कहाँ से आया ये? अगर हम कुछ भी करके, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखो चार्ज कितना है +2 -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे। सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसकी ई नोट सेल की वैल्यू है, अगर आप कुछ भी करके यहाँ से एक ई नोट सेल की वैल्यू निकाल दो, दोनों को ऐड करते आएगी वाली इक्वेशन, है ना। तो सिंपल आपको काम इतना करना है, इसको यूज करके इस वाले इक्वेशन के लिए ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। ई नोट होता है 0.0591, क्योंकि टेम्परेचर कितना गिवन है 298 केल्विन, डिवाइड बाय n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 log ऑफ KSP। कितनी वैल्यू है KSP की 10⁻⁻⁵। आगे ले आओ इसको, ये हो जाएगा -5 into 0.0, मैं इसको ना अप्रोक्सीमेट लेके 0.06 लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। डिवाइड बाय 2, ये हो गया -5 into 0.03, यानी कि -0.15। ये है ई नोट की वैल्यू आई है -0.15। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू अपने पास पहले से थी, इसकी हमने निकाल ली -0.15। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या बनाएगी, तो कर दो ऐड, माइनस साइन है ना, सिंपल। इसकी ई नोट की वैल्यू जाएगी अपने पास 0.80 -0.15। कितना है आंसर 0.65।
बताओ आपने 0.95 कैसे निकाला था? वोल्ट आएगा वो भी, ये सारी वैल्यूज वोल्ट में है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी एक ही केस में आ सकता है अगर आप इसको ऐड कर दो। इसका मतलब आपने ऑप्शन डी निकाला है तो हमने क्या करा होगा, इसको प्लस निकाला होगा। प्लस कैसे आया वो देखो, या तो हमने खुद से इसका साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर साइन हम चेंज कब करते, अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखी होती 2Ag प्लस SO4 2 माइनस, अगर हम ऐसे करके लिखते हैं ना, इसको पहले यूज करते हैं ऐसे, तो हमें चेंज करनी पड़ती है वाली वैल्यू, प्लस का मतलब माइनस का प्लस करना पड़ता है। अभी तो क्या है, इसी क्या ये वैल्यू में ये तो चाहिए थी, तो हम चेंज नहीं करेंगे। एक और चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, वो ये कि जो हमारे पास होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनके केस में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स इनके केस में ना सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से KSP की वैल्यू बहुत कम होती है। आप खुद देख रहे हो कितनी है, 10⁻⁵। KSP की वैल्यू काफ़ी कम होती है। इसकी वजह से ई नोट सेल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ई नोट सेल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो ये काफ़ी अच्छा हिंट होता है, ये चेक करेंगे आपने आंसर सही निकाला है फिर गलत निकाला है। इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स KSP की वैल्यू काफ़ी कम होती है, उसकी वजह से ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है। क्लियर हुआ इतना? इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का टॉपिक। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। देखो ये हमारे लिए कोई नया तो है नहीं। अगर मैं बात करूँ CSI या नेट की और गेट की, दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। IIT जैम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जितने भी आपके MSc एंट्रेंसेस होंगे सब में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ना ये BSc का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन हमने BSc में भी पढ़ा है, इनफैक्ट हमने 12th में भी पढ़ा है। तो बेसिक पोर्शन है। प्रॉब्लम ये है, इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अप्लाई कौन सा करना है वो प्रॉब्लम है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन, जिसको हम BM लिखते हैं। ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आप क्वेश्चन देखो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वो वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल नीड नहीं है, आप कुछ और कर सकते हो इस सारे टाइम को यूज़ करके। एक तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पूछा गया है नेट जून 2016 में। एक हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, नेट जून 2016 में पूछा गया है। देख रहे हो सेम ईयर में 2 क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेशन से, वो भी सेम टॉपिक से। नेक्स्ट देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये, जून 17 में पूछा गया है। अगर आपको ये भी आता है बिल्कुल छोड़ दो इसको, यहाँ पर आओ, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्लास को डिस्कस करने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो डिस्कशन देखने के बाद। तो ये पूछा गया है जून 2019 में। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप कुछ और कर लो इस सारे टाइम में। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। चलो, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कौन से वाले केस में कौन सा रहेगा वही हमें देखना है आज, क्योंकि कन्फ्यूजन वही रहती है। सबसे पहला केस है जहाँ हम बात करते हैं हैवियर एलिमेंट्स की, जहाँ हम बात करते हैं हैवियर एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के केस में। एग्जाम्पल लैंथेनाइट्स। इनके केस में क्या होता है, जो अपने पास लैंथेनाइट्स स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसकी वजह से कपलिंग, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर आपको किसी भी लैंथेनाइट निकालने मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसे निकालेंगे? तो इसी केस में फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू G इंटू स्क्वायर रूट ऑफ J इंटू J+1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पे G क्या है? G इज लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। इसमें हम ये यूज करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हम इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, पहले देख लो एक बार सिर्फ फॉर्मूला। G का फॉर्मूला होता है 3/2 प्लस S इंटू S+1, S क्या है? स्पिन, S इंटू S+1 माइनस L स्पिन क्वांटम नंबर टू बी एक्यूरेट, L इंटू L+1 डिवाइड बाय 2J इंटू J+1, 2J इंटू J+1। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है हमारा G का। G से S निकालते हैं, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू उस तरह से निकालते हैं। अब ना पॉइंट ये है कि J की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो J जो होता है अपने पास, J इज इक्वल टू L माइनस S फॉर लेस देन हाफ फिल्ड, फॉर लेस देन हाफ फिल्ड। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो लेस देन हाफ फिल्ड है तो हम J की वैल्यू निकालेंगे L माइनस S करके।
और जे की वैल्यू निकालेंगे L प्लस एस करके, 4 मोर देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड। अगर आप साथ साथ नोट्स लिख रहे हो तो फटाफट से लिख लो इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जैसे समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक PR3 प्लस, PR3 प्लस, इसी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4F2। इसके लिए हमें निकालनी है मैग्नेटिक मोमेंट, सेम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी। F में होते हैं मेरे पास 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ऐसे ही होता है। 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हमने फिल कर दिए, है ना। हमें निकालनी है L की वैल्यू, क्या होता है समेशन ऑफ L, ये पुट करो वैल्यूज, +3 इसके लिए +2, +3 +2 इज इक्वल टू 5। L की वैल्यू आ गई 5। स्पिन निकालते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, समेशन ऑफ स्पिन कितनी है, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1, ये ओके। चलो ये तो निकल गया। हमें निकालनी है J की वैल्यू। J क्या होगा, पहले देखो ये लेस देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो जो F7 होगा एग्जैक्टली वो क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। अगर इससे पहले कम है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इससे, लेस देन हाफ फील्ड, इसलिए L माइनस एस होगी इसकी वैल्यू। L कितना है 5 -1 यानी कि 4, तो J की वैल्यू आ गई अपने पास 4। तो फॉर्मूला अपना जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या होता है, वो G इंटू स्क्वायर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1। तो J तो ठीक है, पहले G की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही पुट कर सकते हैं। G का फॉर्मूला वापस से लिखते हैं यहाँ पर, 3/2 प्लस S इंटू एस प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 डिवाइड बाई 2J इंटू J प्लस 1। ध्यान रखना प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर फॉर्मूला गलत करोगे तो ऑप्शन वैसे नहीं आने वाला आंसर। सिर्फ एक माइनस आता है बीच में, प्लस माइनस में पंगे हो सकते हैं, ध्यान से करना थोड़ा सा, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, 3/2 S कितना आया था अपने पास 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस L कितना आया था, L आया था 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई J आया था 4 प्लस 1। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 0.8। तो यहाँ से हमने G की वैल्यू निकाल ली 0.8, G की वैल्यू आ गई 0.8। अब तो निकालेंगे हम डायरेक्टली वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 3.52 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरह से निकालते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स लाइक लेंथेनाइट्स। क्लियर हुआ इतना। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स हैं तो। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे 4 लाइटर एलिमेंट्स, 4 लाइटर एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हम कंसिडर करने वाले हैं 3D सीरीज वाले 4 लाइटर एलिमेंट्स, यानी कि 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज स्मॉल, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज स्मॉल, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है निकालने का L प्लस एस, स्पिन और साथ में ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है। क्या होता है फॉर्मूला, 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये होता है फॉर्मूला, हम ये यूज करते हैं। अब ने सी कंडीशन देखो, ध्यान से देखना, ये हम यूज करते हैं 4 फ्री मेटल आयन, 4 फ्री मेटल आयन, फ्री मेटल आयन जिसके आसपास लिगेंड्स नहीं है। ध्यान रखना फ्री मेटल आयन के केस में ही हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इन केस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इन केस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑर्बिटल मोशन इज क्वेंच्ड, लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन। आज ना इस वाली क्लास का मोटिव सिर्फ यही है कि हमें ये समझ में आए कौन से वाला फॉर्मूला कब यूज करें, इसलिए आपको मैं हर कंडीशन लिखवा रही हूँ।
क्योंकि जो एक मैंने कमेंट देखा था उसमें यही था कि मैम हमें समझ में तो आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन कौन से वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो नहीं समझ में आता, तो आज हम वही सीखेंगे। ठीक है, इसके केस में क्योंकि ऑर्बिटल मोशन जो है वो क्वेंच हो चुका है, एल की वैल्यू हटा दो यहाँ से, है ना, सिर्फ स्पिन बचे, क्या हो जाएगा इस वाले केस में, इसको हम बोलते हैं स्पिन ओनली वैल्यू, जिसे हम सिर्फ स्पिन मोशन इंक्लूड कर रहे हैं, 4s इंटू s+1, ये वाला होता है मेरे पास फॉर्मूला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर s क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, सपोज करो मैंने आपको बोला n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास एक हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितनी होगी वैल्यू स्पिन की, हाफ, है ना, यानी कि n/2 लिखो ना यहाँ पर, 1/2। अगर 2 में तो कितनी होगी, 2/2 यानी कि 1, 3 होगी तो 3/2, ऐसे करके ना सिंपल हो गया n/2। इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये, म्यू स्पिन ओनली वैल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू n/2 इंटू n/2 + 1 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, कट कर दो, इसको 2 आया यहाँ पर, इसको अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, n इंटू 2n/2 + 2, ठीक है, n इंटू n+2 और ये स्क्वायर रूट। तो ये भी हम सिंपली यूज करते हैं क्वेश्चन निकालते टाइम। अगर हमसे पूछी गई है स्पिन ओनली वैल्यू, जो कि बहुत बार पूछते भी हैं, उस वाले कैसे क्या करना है आपको, सिंपल n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ Cr3+ की, सपोज इस वाले केस में कॉन्फिगरेशन क्या होगी, D3, है ना, तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऐसे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, डायरेक्ट यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 + 2 और ये स्क्वायर रूट, बस आ गया आंसर। इस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर हुआ, हमने अभी तक 3 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्सेस के लिए, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्सेस, ये वाला होता है फ्री मेटल आयन के लिए, और जो पहले डिस्कस करता है वो किसके लिए होता है, वो होता है अपने पास हैवियर एलिमेंट जैसे कि लैंथेनाइड्स के लिए। इतना क्लियर हुआ। अब ना देखो ध्यान से, जो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हर बार ये वाला फॉर्मूला लग के आंसर आए ऐसा ना सही, मतलब ये सही बात नहीं है। ये हमारे पास क्या, हम स्पिन ओनली वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो स्पिन ओनली वैल्यू से ज़्यादा आती है। यानी कि बात ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्सेस के केस में ज़्यादा आती है, किससे, स्पिन ओनली वैल्यू से। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाले केस में हमें स्पिन ओनली लगानी है वैल्यू, मतलब इससे निकालना है, कौन से वाले केस में ये देखना पड़ेगा। हम कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 चीज़ें होती हैं। ऐसे कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें स्पिन ओनली से ज़्यादा आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, तो वो 2 केसेस हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्पिन ओनली वैल्यू से ज़्यादा 2 केसेस में आ सकते हैं। तो कब, अगर हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक तो ये वाला केस होता है, और एक केस होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, जिसको हम TIP भी बोलते हैं, TIP पैरामैग्नेटिज्म। इन दोनों केसेस में कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उनका जो हम निकालते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट, वो स्पिन ओनली फॉर्मूला से नहीं निकलेगी। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे क्वेश्चन को देख के कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस में होना है किस में नहीं होना, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये होता है ऐसे वाली कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होती है, ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो भी अपने पास उसमें मेटल, जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल आयन होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। अगर वो हुआ ट्रिपली डिजेनरेट तो हम बोलेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उसमें है। उस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ग्रेटर देन स्पिन ओनली वैल्यू, स्पिन ओनली वैल्यू, स्पिन ओनली, स्पिन ओनली वैल्यू। ठीक है, ट्रिपली डिजेनरेट का मतलब क्या हुआ, ट्रिपली डिजेनरेट का मतलब हो गया, अगर मैं आप ऐसे करूं, ऐसे लिख सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड, अनसिमेट्रिकली फिल्ड। स्प्लिटिंग कैसे होती है कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल में स्पेसिफिकली, ऐसे देखो
T2G और ये EG। अगर मैं इसको ऐसे फिल करूँ, ये T2G1 EG0 क्या है अपने पास, ट्रिपली डिजनरेट। ओके, एक हमने लिखा T2G1 EG0। नेक्स्ट देखते हैं, एक और फिल कर दिया। अब भी क्या है, ट्रिपली डिजनरेट T2G2 EG0। अब देखो क्या अब ये ट्रिपली डिजनरेट है, आंसर इज नो। तो इस वाले केस में जो ये अपने पास है T2G3 EG0, इस वाले केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो स्पिन ओनली वैल्यू के इक्वल ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे फिल करा, अभी क्या है T2G3 EG1, ये तो डबली डिजनरेट है ना, तो इसमें भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो क्या, ये तो नॉन डिजनरेट है। अगर हम लिख रहे हैं T2G3 EG2, ये क्या है अपने पास, नॉन डिजनरेट, तो इसमें भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। नीचे आते हैं वापस फिल करते हुए, ये फिर से है ना अपने पास ट्रिपली डिजनरेट, इसमें भी आएगा, यानी कि T2G4 लिखो, T2G4 EG2, इसमें भी आएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है, जब भी हमारे पास ट्रिपली डिजनरेट होगा उस वाले केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब आता है यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा, एक और चीज, जिस भी कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा, फिर 4s × s+1 स्पिन वाला आ गया, साथ में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन L × L+1, इसमें फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला है, नेक्स्ट कौन सा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म अगर है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पर, लेट्स से हमने लिखा COCl4 2-, कोबाल्ट किसमें, +2 में, कोबाल्ट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये हो गया अपने पास, कोबाल्ट होता है 4s2 3d7, तो कोबाल्ट 2+ यानी कि 3d7 7 है ना, टेट्राहेड्रल भी है, ऐसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या अपने पास ये नॉन डिजनरेट, ये अपने पास है नॉन डिजनरेट। तो इस वाले केस में तो क्या होना चाहिए था, इस वाले केस में अपने पास होना ये चाहिए था कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू स्पिन ओनली वैल्यू, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्पिन ओनली वैल्यू, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वाली वैल्यू ज़्यादा आती है इसकी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा रहती है स्पिन ओनली वैल्यू से। अब इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू TIP, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तो इस वाले केस में फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वो मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पर। इसमें फॉर्मूला लगता है इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैसे निकाल, उसके इक्वल हम कैसे निकाल सकते हैं, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू स्पिन ओनली वैल्यू इनटू 1 - अल्फा लैम्डा डेल्टा नोट, ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेंशन करिए क्या अपने पास, स्पिन ओनली वैल्यू, ये अल्फा तो कांस्टेंट है, उसके वाले दिखाती हूँ आपको भी। पहले देखो लैम्डा क्या है अपने पास, ये, और ये क्या है अपने पास, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। और अल्फा की वैल्यूज लिखते हैं, पहले इसको लिख लो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि तो हम निकाल लेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। बाकी चीजें कैसे निकालेंगे, लैम्डा क्या अपने पास, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट ये है। और अल्फा की जो वैल्यूज है ना उनके लिए देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यूज 2 4 या फिर 0 होती है। कौन से वाले केस में होगी, देखो ध्यान से, देखो 4 D F F D S, मैंने ऐसे याद करा हुआ है, 2 3 4 5 एंड 6। अगर हमारे पास ये वाली टर्म्स होती हैं, इन वाली टर्म्स के लिए अल्फा की वैल्यू ये होती है। अगर मेरे पास टर्म जो वो 2D है या फिर 5D है तो उस वाले केस में अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर 3F या फिर 4F है
तो 4 होगी वैल्यू, अगर 6 है तो 0 होगी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें अगर हम मतलब ऐसा कोई आयन है जिसका हमने क्या निकाला, हमने उसका निकाला टर्म निकाल दी उसके लिए। ठीक है, टर्म निकालने के बाद क्या होगा, अच्छा आपको ये टर्म निकालनी नहीं आती है, मैं आपको बहुत पहले सिखाया टर्म सिंबल किस तरह से निकालते हैं, डीजेनरेसी क्या होती है, माइक्रोस्टेट क्या होती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो जाके। अगर ये वाली वैल्यू 0 तो क्या होगा अपने पास, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। यानी कि इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्पिन ओनली वैल्यू, स्पिन ओनली वैल्यू। तो ये हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अब हमें सिर्फ करने हैं क्वेश्चंस। हमने 4-5 फॉर्मूले देखे, आई थिंक कितने देखे, 1 2 4 फॉर्मूले देखे ना, उनको अप्लाई करके देखना है। अभी यहाँ पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है नेट जून 2016 में। आप पहले खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं होता है तो ही सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करके देखो, ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स दैट शोज ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है। क्या करेंगे इसके लिए, हम सिंपल देखेंगे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ट्रिपली डिजनरेसी हो, जो ट्रिपली डिजनरेट हो, ट्रिपली डिजनरेट, ऐसे वाला जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है कॉपर 2+, कॉपर होता है 4s1 3d10, कॉपर प्लस क्या होगा, कॉपर प्लस हो जाएगा अपने पास कॉपर +2 3d9 है ना, 9 का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 9 फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है ये, डबली डिजनरेट, तो इसमें तो फिर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसको हटा दो। नेक्स्ट पे आता है निकिल 2+ यानी कि 3d8 8, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है ये, नॉन डिजनरेट, इसमें भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ यानी कि D7 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है ये, ट्रिपली डिजनरेट, यानी कि आंसर इसका यही होगा, ऑप्शन सी। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, क्रोमियम 2+ यानी कि 3d3, फिर से क्या होगा ये, नॉन डिजनरेट, 1 2 3 नॉन डिजनरेट, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सिर्फ एक बार रीड कर लो इसको, आप आराम से खुद से सॉल्व कर लोगे इसको। द रूम टेम्परेचर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए मोनोमेरिक कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स, कॉपर 2+ यानी कि D9 की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है ये, डबली डिजनरेट, डबली डिजनरेट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इन्होंने बोला है ग्रेटर देन 1.73 है, ग्रेटर देन 1.73। अब ना ये कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये कब आ सकती है, देखो ये एक ही केस में पॉसिबल है, अगर मैं इसके निकालूँ स्पिन ओनली वैल्यू कितनी होगी, n × n+2 का स्क्वायर रूट है ना, n कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ एक ही है, सो 1 × 1+2 यानी कि √3 कितना होता है, √3 इज 1.73। तो अगर हम निकालते हैं सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू, वो आनी चाहिए कितनी, 1.73, लेकिन वैल्यू कितनी आई है, इससे ज़्यादा आई है, कैसे पॉसिबल है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं है ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो हटा दो क्योंकि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, इस वाले फॉर्मूले से तुम्हारे पास आ रही है ये वाली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कैसे ज़्यादा है, बचे ये दोनों, कॉपर 2+ अपने पास 3D सीरीज का है तो ये नहीं लग सकता, कौन सा बचा ये, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। ये 4 मार्क्स में पूछा गया था, आप देखो इतना सिंपल क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में आया था, और मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, और नेट में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में भी आता है, जैम, हर जितने भी एमएस एंट्रेंसेस सब में आता है क्वेश्चन, यही 4 फॉर्मूले तो घुमा फिरा के पूछेंगे इन्हीं को। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, और ना इस वाले क्वेश्चन को इसके आंसर की मैं लिख के आया था कि जिसने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है उसको मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन मतलब कैंसिल ही कर दिया गया था, आंसर की में स्टार लगा हुआ था इसके ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। रीज़न देखते हैं कैंसिल क्यों हुआ था, पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। एक कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स है अपने पास,
जो कि क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है, ऑक्टाहेड्रल से काम है हमें वैसे भी। उसमें एब्जॉर्प्शन बैंड आता है कितने पे, 625 नैनोमीटर पे। इसको हम यूज़ कर सकते हैं डेल्टा नोड निकालने के लिए। हमें दे रखा है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट कितना, -625 पर सेंटीमीटर। आपको निकालनी है इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। स्टार्ट करें, पहले कुछ से स्टार्ट हो जाओ। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था, जो ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, ये वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लेना था ना इसमें, तो सेम ही तो कॉम्प्लेक्स है। ये 16 में पूछा गया है और ये पूछा गया है अपना 17 में। पहले फॉर्मूला पूछा, इस बार वो कैलकुलेट करवा लिया, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगना है। कौन सा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्पिन ओनली वैल्यू 1 माइनस अल्फा लैम्डा बाय दिस, या वो कैलकुलेट करना है। पहले हम निकालेंगे इसकी स्पिन ओनली वैल्यू। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, कॉपर 2+ है, अभी निकाला था लास्ट वाले केस में, तो ये वैल्यू तो 1.73 है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला। 1 माइनस अल्फा कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। यह है कॉपर 2+, कॉपर 2+। यहाँ देखो 1 2 3 9 है ना, 4 5 6 7 8 9 ये है। हमें चाहिए कि एल की वैल्यू, इसको लिखो +2 +1 0 -1 -2 4 5 6 6 -2 and 4, ये 2i वैल्यू। एल के लिए जो 0 होता है 0 1 2 S P D डी आ गया मूल्यांकन सिंबल। ठीक है, स्पिन कितनी है, स्पिन है हाफ, लिखो यहाँ पे 2s + 1, s कितना है हाफ +1, कितना हो गया 2, यानी कि 2d। और जब हमारे पास टर्म 2d होती है तो वैल्यू कितनी होती है अल्फा की, अल्फा की वैल्यू होती है 2, अल्फा की वैल्यू होती है 2। लिख दो यहाँ पर अल्फा आ गया 2। लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितनी, -625 पर सेंटीमीटर, तो ये भी हमने पुट कर दी। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, वही ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ पर है, 625 नैनोमीटर पे। ये किसके इक्वल होगा, इन केस ऑफ कॉपर 2+, डेल्टा नोड के इक्वल होगा। लेकिन ये कितना गिवन है, 625 नैनोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एक बार। ये वैल्यू बोहर मैग्नेटोन में है, तो 1.73 की यूनिट कितनी है, बोहर मैग्नेटोन, क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये तो अपने पास यूनिटलेस है, इसी को यूनिट ने, इसकी कितने पर सेंटीमीटर। आपको इसकी वैल्यू को भी पर सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, ताकि पर सेंटीमीटर से पर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए और सिर्फ यूनिट क्या बचे, सिर्फ इसकी बोहर मैग्नेटोन बचे। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पर सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे, इसको हम एक काम कर सकते हैं। अभी ये वेवलेंथ की फॉर्म में गिवन है ना, वेवलेंथ की फॉर्म में हम क्या करते हैं, वेव नंबर निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकालेंगे, 1/625 कर देते हैं। नैनोमीटर को आई कैन राइट 10⁻⁹ मीटर, लेकिन मीटर का क्या करेंगे, सेंटीमीटर चाहिए, × 100 कर दो, ये बन जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि उसमें हटा देती हूँ यहाँ से, लिख देती हूँ उसको 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 10⁻⁷ डिवाइड बाई 625 पर सेंटीमीटर। तो ये आ गई अपने पास डेल्टा नोट की वैल्यू। पुट करते हैं यहाँ पर 10⁻⁷ पर सेंटीमीटर, इसको ऊपर ले जाते हैं, × 625, ये है। ओके, यूनिट कैंसिल हो गई यहाँ से। इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटोन, वही रहेगी अपने पास फाइनल यूनिट भी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये है 1.73 × 1 माइनस माइनस हो गया +2 × 625 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10⁻⁷। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, आपका आंसर आएगा 1.86। आंसर इज 1.86। अब ना ये तो हमने निकाले, अपना ऑप्शन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को कैंसिल क्यों किया वो देखते हैं। आंसर है अपने पास 1.86। ठीक है, 1.86। ये है 1.81, यानी इसको अप्रोक्स करेंगे तो क्या करेंगे, 1.8 लिखेंगे। ठीक है, ये है अपने पास 1.93। अगर मैं 1.86 को अप्रोक्सीमेटली लूँ तो क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 1.9 ही लिखूंगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर हम मार्क कर सकते हैं। एक तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 1.81 हो रही है, इसकी वजह से क्वेश्चन कैंसिल हो गया, क्योंकि ये वाला ऑप्शन था ही नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट हो। 2017 में पूछा गया, फिर पहले भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, है ना, तो बार बार आ सकता है। गेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले, सेम ही कॉन्सेप्ट था उसमें भी। तो ये हमने सीख लिया।
अब ना आप ये होमवर्क करेंगे, ये अपना रिसेंट क्वेश्चन है, नेट जून 2019 में पूछा गया है, आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर लेना। तो आई होप ये वाली क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद जो भी मैं टॉपिक आपको चाहते हो कि नेक्स्ट वाली क्लास में मैं कवर करूँ, उसको आप बता देना। उसमें पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले कौन से लगते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको एक होमवर्क मिलेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।